हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ। आज सेकंड पार्ट के बारे में हम देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम रिलेशन पढ़ेंगे ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन्स ने दिया था और न्यूटन थर्ड लॉ, इसके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, क्या कनेक्शंस हैं। ओके, और देन आफ्टर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से डिनोट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू आता है वो किस तरीके से आता है, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे कि वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, क्या किस चीज़ों पे, और फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना कंटेंट हम लोग आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड हम लोगों की आती है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन है क्या। देखिए, इस पॉइंट को आप यहाँ से देखिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या था। न्यूटन्स थर्ड लॉ में ये कहता है कि मान लीजिए ये आप हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, आप इस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। जिन लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो मेरे मोशन वाले चैप्टर में जाके और इस कॉन्सेप्ट को, न्यूटन्स थर्ड लॉ को पढ़ेंगे। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी हम लोगों के ऊपर फोर्स लगाती है, ऐसा न्यूटन थर्ड लॉ में लिखा गया है। यानी कि जो हम फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्शन, और जो बॉडी फोर्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन। हम एक्शन करते हैं तो उसका हमें एक रिएक्शन मिलता है। सिमिलरली ग्रेविटेशन में भी होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है तो दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहली ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वली, या कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी लगाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर ये B है और ये मान लीजिए A है, B A के ऊपर मान लीजिए F1 फोर्स लगा रही है, तो B A के ऊपर, यानी B A के ऊपर F1 फोर्स लगा रही है, तो A भी B के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, मान लीजिए F2। ठीक है, ये हमेशा रहेगा, यानी एक्शन का रिएक्शन होगा ही। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ से हम समझते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन में क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से लिंक करता है। कैसे कि अगर अर्थ एक्सर्ट करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट भी इक्वल फोर्स बनाता है अर्थ पे कि अपोजिट डायरेक्शन में। इसको समझते हैं कि मान लीजिए ये आपकी अर्थ है। ओके, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, ये अब इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किससे, सेम फोर्स पे, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए, अर्थ जो अट्रैक्ट कर रही है उसका डायरेक्शन ये है, और जो ये बॉडी अट्रैक्ट कर रही है उसका डायरेक्शन अपवर्ड है, अर्थ को वो अट्रैक्ट कर रहा है। हालांकि अर्थ मूव करके ऊपर की तरफ नहीं उठती है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न क्या है उसको भी मैं बताऊँगा। ओके, तो यानी कि इससे फर्स्ट पॉइंट से आप समझे कि इक्वल फोर्स लगाता है अर्थ के ऊपर भी। यानी कि जो एक्शन होता है, अर्थ ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पे एक्शन किया, उसको डाउनवर्ड खींचा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, अट्रैक्टिव पुल के कारण अर्थ जो है इस ए ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड खींच रही है, तो ए भी अर्थ को ऊपर की तरफ सेम फोर्स से खींचने की कोशिश करेगा। और लेकिन अर्थ ऊपर नहीं जाती है, उसका मैं रीज़न अभी बताऊंगा। कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेट करता है, फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस पॉइंट को हम समझते हैं। मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर ले चलता हूँ और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको मैं समझाता हूँ। ओके, देखिए, मैंने आपको मोशन वाले चैप्टर में क्या बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, एक बताई थी। ठीक है, और देखिए, एक्सेलरेशन कब होता है, जब एक वेलोसिटी जो है किसी बॉडी की आपकी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती रहती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका इस तरीके से, मैंने मोशन में इसको मैंने बताया था लेकिन मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और ये 3 और ये 4th। पहले सेकंड में वेलोसिटी 0 थी, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में मान लीजिए 4 हो गई, तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैसे, इक्वल अमाउंट। 0 से 1 सेकंड के बीच में देखिए 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, 1 से 2 के बीच में कैसे बढ़ी, 4 - 2 2 मीटर पर सेकंड, 2 से 3 सेकंड में कितना बढ़ी, 6 - 4
2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही थर्ड से फोर्थ सेकंड के बीच में कितनी वेलोसिटी बढ़ी, 8 - 6 कितना हुआ, 2 मीटर। यानी हर सेकंड क्या हो रही है, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मैंने ये चीज़ आपको पढ़ा रखी है, इसको आप जाके देखेंगे मोशन वाले चैप्टर में। इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है यूनिफॉर्म रेट से। ठीक है, हर सेकंड मान लीजिए इक्वल अमाउंट आपकी जो है इंक्रीज कर रही है, तो उस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। अब मान लीजिए अर्थ है, कोई बॉडी है, वो आपकी डाउनवर्ड मोशन कर रही है। तो अब इसको देखते हैं, ये 0 सेकंड मान लीजिए, ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, ये थर्ड सेकंड और ये फोर्थ सेकंड पे यहाँ पे अर्थ पे आ गई। ठीक है, अब इस समय मान लीजिए वेलोसिटी आपकी कितनी रही, 0 रही। पहले सेकंड में 4 थी, तो दूसरे सेकंड में मान लीजिए 8 मीटर पर सेकंड हो गई, तीसरे सेकंड में कितना, 12, और जब ये फाइनली अर्थ पे पहुंचती है उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 16। तो देखिए 4 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर दूसरे सेकंड 4 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, देन फिर 4। यानी कि जब भी कोई बॉडी आपकी फ्रीली यानी कि अर्थ की तरफ आपकी जाएगी, किसकी वजह से ये नीचे जा रही है, किसकी वजह से जा रही है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जा रही है। तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। यानी बॉडी फोर्स लगने पे क्या करती है, एक्सीलरेट करती है। बॉडी आपकी क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से आएगी। और उसी फोर्स ऑफ जो मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एक्सीलरेशन इस बॉडी में उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये बॉडी नीचे की तरफ आती है, उसी एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। समझ में आ गया? इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी बॉडी है आपकी यूनिफॉर्म एक्सीलरेट करके आ रही है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेट क्यों कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है। तो उस एक्सीलरेशन को जो उस बॉडी पे लग रही है उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। सिंपल फोर्स इक्वल्स टू, हमने मोशन में क्या बढ़ाया था, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये आपकी कौन सी फोर्स की वजह से हो रही है, ग्रेविटी के कारण हो रही है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जी से डिनोट करते हैं इस एक्सीलरेशन को, और उसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम फिर से अपने स्लाइड पे चलते हैं और आपको समझाते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक्सीलरेट हो रहा है। यहाँ से आप समझ सकते हैं ये एक्सीलरेट हुआ। अभी मैंने आपको समझाया एक्सीलरेट कैसे हुआ। ये अर्थ की तरफ आता है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ जो बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, इस वजह से बॉडी अर्थ की तरफ आती है। और जिस एक्सीलरेशन से आती है उसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है वो भी समझ में आपको आ गया। तो जी एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको अभी मैं प्रूफ करूँगा कि ये वैल्यू कहाँ से आती है, उसके लिए आप टेंशन ना लें। ठीक है, अब जो भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैंने बोला कि ये बॉडी जो थी, ठीक है, ये अर्थ थी, ये बॉडी थी, ये अर्थ इसको खींच रही है, तो बॉडी भी अर्थ को ऊपर की तरफ खींचनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, बॉडी तो नीचे आ जाती, अर्थ तो ऊपर जाती नहीं है। इसका रीज़न क्या है, हमने कहा कि ग्रेविटी में जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है, यानी कि अर्थ को भी ऊपर जाना चाहिए। अगर बॉडी नीचे आ रही है तो अर्थ को भी ऊपर जाना चाहिए। एक्शन लग रहा है तो रिएक्शन भी लगना चाहिए। एक फोर्स ऊपर की तरफ भी तो लग रहा है, अगर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो भी तो एफ फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अर्थ ऊपर नहीं जाती। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न देखिए, हमने आपको पढ़ाया था F इक्वल्स टू ma। ठीक है, हमने आपको क्या पढ़ाया, F इक्वल्स टू ma। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मास के। एक्सेलरेशन क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि मैंने क्या बताया इनवर्सली, अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, क्या होगा, मास अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। और अगर मास आपका क्या होगा, कम होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये समझ में आया आपको? तो यहाँ से इसमें हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है आपका, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है। तो स्टोन जो भी हम मतलब अर्थ के ऊपर मान लीजिए कोई स्टोन है ऊपर से गिर रहा है, तो उसका स्टोन का मास तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा होगा, चलिए 100 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, ये बहुत कम है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा लगेगा। अब अर्थ का जो मास है वो क्या है, होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
अर्थ का मास मैंने आपको क्या बताया था, 6 × 10⁻24 kg। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में अर्थ के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। अर्थ के ऊपर इतना कम एक्सेलरेशन लगेगा कि वो आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी, बहुत कम एक्सेलरेशन लगेगा उसके ऊपर, यानी बहुत कम फोर्स भी उसके ऊपर लगेगा। यानी वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर बहुत कम एक्सेलरेशन लगा पाएगा, जिसकी वजह से अर्थ मूव नहीं करती और आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है। सिंपल था, बहुत अच्छे से समझाया होगा, आपको समझ में भी आया होगा आई होप। तो अर्थ राइजिंग अब क्यों नहीं होती, क्योंकि मास ऑफ स्टोन क्या है, स्मॉल है, और एक्सेलरेशन स्टोन में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लार्ज है। कैसे, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या है आपका ज़्यादा है। और लार्ज मास है अर्थ का, अर्थ का क्या है, लार्ज मास है, अर्थ का मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम। तो मोशन ऑफ अर्थ जो है वो फॉलिंग स्टोन, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ, अर्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा बहुत स्मॉल होगा। इसीलिए हम देख नहीं पाते कि अर्थ क्या कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ओके, बहुत बहुत ईजी पॉइंट था, बहुत ईजी पॉइंट था। ओके, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है, मैंने देखिए अभी आपको जो मैंने ब्लैंक स्लाइड ली थी, मैंने कितने अच्छे से उसको समझाया था, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको फिर से वही चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, मतलब बहुत ईजी कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है, कहाँ से, कुछ हाइट से ड्रॉप किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट था, ये अर्थ थी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया, ये नीचे की तरफ आएगी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है कांस्टेंट रेट से। मैंने क्या बताया था, पहले सेकंड 0, दूसरे सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड 4, चौथे में ऐसे, मतलब हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही थी। तो कांस्टेंट जब रेट से वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो है इसको हम, इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो जो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, जो कि बॉडी फ्री फॉल कर रही है, यानी बॉडी फ्री फॉल कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से आ रही है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसको डिनोट किया जाता है जी से। ये मैंने ब्लैंक स्लाइड में आपको अच्छे से बताया था, इसको मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कोई बॉडी अगर नीचे आएगी तो उस पर कांस्टेंट रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स होगा, और फोर्स क्या करता है, किसको जन्म देता है, एक एक्सेलरेशन को जन्म देता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो एक एक्सेलरेशन होगा, तो वो बॉडी नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ आएगी उसी जिस एक्सेलरेशन से आएगी उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, उसको जी से डिनोट करते हैं। अब ये जो पॉइंट लिखा है, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि जी की वैल्यू क्या होती है। जी की वैल्यू क्या होती है, इसको हम कैलकुलेट यहाँ से करके दिखाते हैं। देखिए, मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे ले चलता हूँ और आपको समझाता हूँ वहाँ पे, फिर हम यहाँ स्लाइड पे आएंगे। ओके, देखिए फोर्स, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था। ओके, यहाँ से देखिए, कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट था, वो नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, मान लीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ऑब्जेक्ट का मास, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो भी मास होगा, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स अट्रैक्शन की वजह से ही तो एक्सेलरेशन आया। ये जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमने क्या पढ़ी थी, इसकी वैल्यू क्या होती है, जी m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, अर्थ का मान लीजिए रेडियस है, ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से हम लेकर चलते हैं। तो इसको देखिए क्या है, ये बॉडी थी आपकी, ये नीचे की तरफ आ रही थी, यहाँ पे अर्थ था, ठीक है। हमने बताया क्या, हमने यहाँ पे क्या बताया, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। और यहाँ पे क्या, फोर्स जो अट्रैक्शन लगता है वो किस वजह से लगता है, जी m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, एक्सेलरेशन ये हो गया। दोनों फोर्स बराबर हैं क्योंकि ये बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, अट्रैक्शन की वजह से, दोनों फोर्स हैं। तो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन r² इक्वल्स टू m इंटू ए क्या है, यहाँ g है, क्यों, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला g है, ठीक है। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये m1 है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, m1 क्या है आपका, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m2 क्या है आपका, अर्थ का, क्योंकि m1 ये m1 है आपका, ये क्या है m का, m2 है, अर्थ m2 है, तो ये भी m1 होगा, ये m1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा
जी एम टू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी, ठीक है, जी एम टू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी। अब देखिए ये जो जी है ये किसके स्क्वायर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। m2 क्या है, मास ऑफ अर्थ है। r क्या है, ये अर्थ है और ये फॉल है, इसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। यानी g जो है वो इस ऑब्जेक्ट के मास, यानी ये ऑब्जेक्ट का मास क्या था m1, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। यही मैंने बोला था, मैं समझाऊंगा कि जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये फॉर्मूले से आप देख रहे हैं। g का वैल्यू क्या होता है, g का वैल्यू होता है 6.67, ठीक है, इंटू 10 टू पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई m2। मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 इंटू 10 टू पावर 24 और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 का होल स्क्वायर। इसको जब आप g को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इसको मैं आपको ले चलता हूँ और आपको उसी स्लाइड पे आपको समझाता हूँ। देखिए, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, फोर्स एक्सर्ट कर रही है, अर्थ एक्सर्ट कर रही है ना, यहां से देखेंगे, ठीक है। वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल एम जो है वो आपका मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, और जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है जिसके कारण ये एफ इक्वल्स टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया, तो ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, ठीक है। फोर्स उठा के यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो m और m तो कैंसिल हो गया। ये देखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ से देखिए, ये चीज़ आपका फोर्स है डिवाइडेड बाय ये वाला m है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। ये a है, इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम g लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है g इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, स्मॉल m। ये g की वैल्यू जो है इस स्मॉल m पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है। इसका मतलब जो ये g है वो स्मॉल m से इंडिपेंडेंट है, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट छोटा हो चाहे ऑब्जेक्ट बड़ा हो, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट कम हल्का हो या ज़्यादा कोई भारी हो, 1 किलो का मास हो, 20 kg का मास हो, दोनों के ऊपर सेम एक्सीलरेशन लगेगा। कोई भी दो बॉडीज़ हैं, यहाँ पे समझिए दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडीज़ का मास मान लीजिए 1 kg है, इसका 10 kg है, तो दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। दोनों एक साथ ज़मीन पे आके गिरेंगी, ये हमेशा याद रखिए, दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, इस वजह से दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आके गिरेंगी। अब बहुत लोग पूछेंगे सर ऐसा है तो ये बताइए कि ये स्टोन है और मान लीजिए ये पेपर है, तो ये जब फेंका जाता है ये तो जल्दी आके गिर जाती है, ये नहीं गिरती है। देखिए वहाँ पर क्या है, इस पेपर के ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर की तरफ जो एयर है आसपास वो फ्रिक्शन लगा रही है, इस वजह से ये पेपर नीचे आके देर में गिर रहा है, समझे। वहाँ पे कंडीशन दूसरी है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस पेपर पे भी जी की वैल्यू क्या लग रही है, 9.8 मीटर स्टोन के ऊपर, और इस पेपर के ऊपर भी जो है 9.8 मीटर पर स्क्वायर भी लग रही है, लेकिन इस पेपर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रहे हैं, इस वजह से वो देर में आके गिर रही है। ओके, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। ओके, तो जी की वैल्यू सबके ऊपर इक्वल लगती है, चाहे वो पेपर हो, कोई भी मास हो, ठीक है, उसके ऊपर जी की वैल्यू हमेशा सेम लगेगी। अब यहाँ से जी की वैल्यू क्या थी, 6.7 इंटू 6.67 है, उसको उन्होंने 6.7 कर लिया। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू पावर 24, और रेडियस क्या है इसका, अर्थ का 6.4। अब ये रेडियस आप कहेंगे सर ये अर्थ था, यहाँ पे था, ये गिर रहा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर होगी, ठीक है, 20 मीटर होगी, और अर्थ की रेडियस क्या है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर, कितनी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से जब सॉल्व कर देंगे तो जी की वैल्यू क्या आ गई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आपको प्रूफ हो गया ये। और जी की वैल्यू आपकी जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट गिराया जा रहा है, ये स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास गिराया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो कोई भी बॉडी होगी कैसी भी होगी वो आपकी करेगी। अब ये देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। मैं इसको 1000 बार पढ़ा चुका हूँ, अभी देखिए मैं पिछले बार कितनी बार बोल चुका हूँ कि वो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये मान लिया ऑब्जेक्ट है, स्मॉल एम है, क्या इस जी में स्मॉल एम आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मास छोटा हो, मास ये मान लीजिए 1 kg हो, ये 10 kg हो, सबके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लगेगा। ओके, तो सिंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सारी बॉडीज जो है वो सेम एक्सेलरेशन से सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ आएंगी। वो एक्सेलरेशन क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट
नीचे की तरफ आएगा, से एक्सेलरेशन लगेगा। अब वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे होता है ये देखते हैं। देखिए ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर ले लेते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये अर्थ का सेंटर है, ओके। अर्थ के सेंटर से ये पोल की तरफ देखोगे तो अर्थ स्फेरिकल नहीं होती, फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड मतलब पोल की तरफ चिपटी होती है। तो ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है। ये देखिए एक रेडियस ये है तो ये ज़्यादा है, और ये पोल के पास जो रेडियस है अर्थ की, वो रेडियस क्या है, कम है। इसका मतलब जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के, ठीक है। अब पोल्स के पास रेडियस कम है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये देखते हैं यहाँ से, अगर इसकी बात करें, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है, यानी ये इक्वेटर वाली पार्ट है, ठीक है। ये पोल्स है, ये इक्वेटर वाली पार्ट है, इसमें रेडियस ज़्यादा है तो यहाँ पे इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, कम। यानी पोल पे क्या है, आपका जो रेडियस है वो कम है, वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ओके। देखिए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने वही चीज़ बताई, रेडियस पोल्स पे क्या है, मिनिमम है, कम है, तो वहाँ पे जी क्या है, मैक्सिमम है। और इक्वेटर पे क्या है, रेडियस ज़्यादा है, और वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि पोल्स पे क्या है, आपका रेडियस क्या है, आर स्क्वायर, आपका रेडियस कम है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी। अब देखते हैं ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। ये सेंटर ऑफ अर्थ से अगर ये डिस्टेंस लें r1, सेंटर ऑफ अर्थ से मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसके डिस्टेंस लें r2। देखिए r2 बड़ा है r1 से, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट पहले पृथ्वी के बहुत पास था, अब वो उस समय बहुत दूर है, तो किसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी, देखिए 1/r² होता है। तो यानी कि यहाँ से देखेंगे तो r2 क्या है, r2 बड़ा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर होता जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है, उस पर जो ग्रेविटी है, क्योंकि रेडियस आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, आपकी ज़्यादा होती जा रही है, तो ग्रेविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी कोई ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएगा, वैसे वैसे इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी क्या होगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब जो बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होगा, उसका रेडियस सीधे सेंटर टू सेंटर क्या होगा, अर्थ के रेडियस के बराबर। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो अर्थ का सेंटर का रेडियस भी यहाँ पे ऐड होगा, और ऐसे ऐड होता जाएगा, यहीं आर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सरफेस पे के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते समय आपकी जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है, ठीक है। और अर्थ के अंदर जो मान लीजिए अर्थ, कोई अर्थ है, अर्थ के मान लीजिए अंदर आते हैं तब भी जी का मान घटता है, और अगर अर्थ के सेंटर पे देखें तो जी = 0 होता है। लेकिन लोग कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, 1/r² है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो ये तो जो है कम हो रही है, तो जी तो बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थ के अंदर जो है, ये जो जी का फॉर्मूला है वो अप्लीकेबल नहीं होता। ये फॉर्मूला आपके इनसाइड अर्थ के लिए नहीं है, आउटसाइड अर्थ है, इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर ऑफ अर्थ सरफेस के ऊपर ये फॉर्मूला लगता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। हालांकि ये चीज़ मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि ये जो है अर्थ के सरफेस के अंदर जाते समय जी घटती है, और सेंटर पे क्या होती है, जी आपकी 0 हो जाती है। लेकिन उसका रीज़न जो है ये नहीं है, ये किसके लिए है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर के लिए है, ठीक है, ओके। एज वी गो अप सरफेस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस क्या हो रही है, सेंटर अर्थ से इंक्रीज कर रही है, इसीलिए जी डिक्रीज। ये अर्थ का सेंटर है, मान लीजिए अभी बॉडी यहाँ थी तो सिर्फ रेडियस इतनी थी, अब बॉडी यहाँ हो गई तो रेडियस कितनी है, इतनी है, बढ़ गई रेडियस। अब जो रेडियस कह रहे हैं, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अब बॉडी यहाँ है तो इसके लिए कितना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस हो गया, अब और बढ़ गया, तो आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी और जी की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होगी। सरफेस पे जो आर है वो रेडियस ऑफ अर्थ ही है, इस वजह से सबसे मिनिमम है, हम कह सकते हैं, तो इसीलिए जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे घटती चली जाएगी। नोट में लिखा है, ये जो जी का फॉर्मूला है वो इनसाइड अर्थ के लिए नहीं है, मैं बता चुका हूँ, और ये जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है इनसाइड अर्थ, और 0 होती है सेंटर पे, इसको हमेशा आप याद रखिएगा, ओके। आई होप बहुत फास्ट नहीं है, समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छे से मैंने कई बार रिपीट किया है। अब फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि किसी हाइट से अर्थ की तरफ गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ लगा रही है उस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका मान क्या है, g m1m2/r², ठीक है। उसकी वजह से अगर मान लीजिए वो गिर रही है तो उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब कहते नहीं, जैसे हम मान लीजिए छत है हमारी, छत से हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, हम यहाँ खड़े थे,
ठीक है, हमने इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये कह सकते हैं ये फ्री फॉल करके गई। फ्री फॉल किससे की? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे क्या लगा? जी लगा, इस पे जो है कुछ फोर्स लगा और वो आपकी ऑब्जेक्ट क्या हो गई? नीचे आ गई। ओके, तो द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। मैंने आपको ये जी का फॉर्मूला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल एम का कोई रोल नहीं आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के मास का कोई रोल नहीं है। तो ये जी जो है वो चाहे बॉडी 1 किलो की हो, चाहे 10 किलो की हो, चाहे 100 किलो की हो, सब पे सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। अब ड्यूरिंग फ्री फॉल हैवियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज लाइटर ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट एट सेम रेट, यानी जी का मान हमेशा सेम रहेगा। ये जो एक्सीलरेट वाली बात है ये किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। तो ये जी जो है वो आपकी हमेशा सेम रहेगी, चाहे बॉडी हल्की हो या भारी हो। और ये गैलीलियो ने बताया भी था कि स्लोअर स्पीड ऑफ फेदर, यानी फेदर है, पेपर है, वो फॉल मान लीजिए कर रहा है, ये गिर रहा है, कोई पेपर है ऐसे, ठीक है, ये गिर रहा है, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। देखिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इस पर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगता है एयर का, इसकी वजह से ये देर में गिरती। हालांकि उस पर भी जी का मान कितना अप्लाई हो रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट्स थे और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे और थर्ड इसका पार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का। ओके, थैंक यू।